इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या क्या चीजें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर? तो इस चैप्टर के अंदर हम पहली चीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, दूसरी चीज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तीसरी चीज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स के बारे में। एनर्जी को स्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम कुछ इस टाइप के कंपोनेंट यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं कैपेसिटर्स। तो इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। पहले क्या समझना है हमको? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग को आपने हाथ में ऐसे खींच के पकड़ रखा है ना। मान लो पहले नॉर्मल लेंथ में है, अगर आप उसको कंप्रेस करते हो या स्ट्रेच करते हो, आपके पास कोई स्प्रिंग है और अगर आप उसको कंप्रेस करते हो या स्ट्रेच करते हो तो आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा और कुछ वर्क उसके ऊपर करना पड़ेगा। जो भी वर्क उस स्प्रिंग पे किया जाएगा वो उस स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी उसका नाम होता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो कि ग्राउंड लेवल पे अर्थ के ऊपर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। जैसे मान लो कि ग्राउंड लेवल पे आपने किसी m मास के ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है शुरुआत में ये। तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा अर्थ की तरफ होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करूं, मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां पे शिफ्ट करना है सपोज करो, तो इसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? देखो, इस पे एक फोर्स लग रहा है नीचे mg। अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है तो मुझे ऊपर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? इस mg के बराबर तो लगाना ही पड़ेगा। mg से थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे लेकिन लगभग वो mg के बराबर ही होगा, इसलिए हम mg के लगभग बराबर इसको मान लेते हैं। जैसे अगर mg की वैल्यू 10 न्यूटन है, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन, तो ऊपर की तरफ लगाएंगे 10.00001 न्यूटन। अब ये लगभग 10 के बराबर है लेकिन 10 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से और किसी h हाइट पे पहुंच गया। कितनी हाइट पे पहुंच गया? h हाइट पे पहुंच गया। तो यहां तक ले जाने में हमने क्या किया? इसके ऊपर कुछ वर्क किया, क्योंकि देखो फोर्स लगा रहे हो, कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। अब ऑब्जेक्ट यहां पे आ चुका है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से शिफ्ट होके यहां पे आ गया। तो जब यहां से आप यहां पे लेके गए ऑब्जेक्ट को, तो आपने इसके ऊपर कुछ वर्क किया। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगाया? एक्सटर्नल वर्क की अगर हम बात करें तो फोर्स लगाया mg के बराबर। मैं एक बार लिख देता हूं, F एक्सटर्नल डॉट, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h हाइट ऊपर लेके गए तो h। तो ये आ गया वर्क जो आपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करने में किया। ये वर्क हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? mg के बराबर। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, mg के बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू mg। तो इसको mg लिख दिया इनटू h। अब ये जो वर्क किया है, ये जो आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या किया है वर्क, ये इसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? बोलो। ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि शुरुआत में ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 थी तो उसकी कंपैरिजन में अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgh के बराबर। कैसे? क्योंकि आपने जो वर्क किया ना वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसका कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप एक फॉर्मूला टाइप बनाना चाहो तो ऐसे फॉर्मूला बना सकते हो। मान लो शुरुआत में जो इसकी इनिशियल पोजीशन है वहां पे इसकी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है u1, और जब ये यहां पे पहुंच गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई सपोज करो u2। इनिशियल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? u1। फाइनल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? u2। जब ऑब्जेक्ट को आप यहां से यहां तक लेके जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ रहा है? वर्क करना पड़ रहा है। एक्सटर्नली हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क। और जो भी वर्क सिस्टम पे किया जाएगा वो उसी सिस्टम के अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे u1 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी? u2। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा u2 माइनस u1, वो इस वजह से आएगा क्योंकि आप सिस्टम पे कुछ वर्क कर रहे हो, और ये जो चेंज आएगा ये हमेशा उस वर्क के बराबर होगा जो एक्सटर्नली हमने सिस्टम पे
किया होगा। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आप किसी सिस्टम पे कुछ वर्क करोगे तो वो वर्क उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही हो। हम इसको बिल्कुल धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। देखो एक्सटर्नली जो फोर्स हमने लगा रखा है ना वो mg के लगभग बराबर है, तो ये बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर जाएगा और यहाँ पे पहुंचा देंगे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो ऑलमोस्ट जीरो रहेगी। ऑलमोस्ट काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज आया ही नहीं, ऐसा मान लो। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो वर्क सिस्टम पे किया गया है वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी, जितना आप वर्क करोगे। अगर वर्क डन जीरो होता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होता है, ये याद रखो। अच्छा एक चीज और, अगर मैं बोलूं कि शुरुआत में इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे जीरो थी, U1 की वैल्यू क्या मान लेते हैं, जीरो। अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, अगर देखो इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, U2 इक्वल टू W, है ना। W मतलब वो वर्क जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ऑब्जेक्ट को ले जाने में किया। इसको मैं एक नाम दे देता हूं वर्क को, इसको W12 बोल देते हैं। 1 से 2 पोजीशन तक ऑब्जेक्ट को ले जाने में किया गया वर्क। कौन सा वर्क है ये, W12। ठीक है, तो ये जो W12 है ये किसके बराबर आएगा, अगर U1 पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो मान ली तो ये फाइनल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। देखो दो फॉर्मूले आपको बता रहा हूं, एक बार वापस मैं रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि इसी वैसे कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में आप किसी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वो जो वर्क है वो उसी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। अब अगर आपको बोले कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, तो जितना आपने वर्क किया। तो पहला फॉर्मूला क्या बन गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। फिर अगर बोले कि मुझे तो ये बताओ कि इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ना, सेकंड वाली पोजीशन पे, तो आपको हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा जहां पे शुरुआत में ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जीरो। तो हम ग्राउंड लेवल को मान लेते हैं कि ग्राउंड लेवल पे ऑब्जेक्ट की शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जीरो थी। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इस जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाली पोजीशन से ऑब्जेक्ट को किसी भी दूसरी पोजीशन तक ले जाने में हमें जो भी वर्क करना पड़ेगा वो वर्क किसके बराबर आएगा, वो सेकंड पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, एक तरह से दो कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको यूज करने हैं। आगे जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हम इसी कॉन्सेप्ट को बार बार यूज कर रहे होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको लगा के बता देता हूं। सेम तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड था, उसकी जगह इस बार क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है Q, अब इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जैसे यहाँ पे हम किसी मास को मूव कर रहे थे, उसी तरीके से अब हम एक छोटा सा एक चार्ज ले लेते हैं जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। उस टेस्ट चार्ज को हम मूव करके देखेंगे और पता करेंगे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होती है या उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ता है। तो मैं ये कोई दो पोजीशन उसकी कंसिडर कर लेता हूँ। ये कोई इनिशियल पोजीशन A है और ये कोई फाइनल पोजीशन B है, और यहाँ से A से B तक हम इस स्मॉल q चार्ज को लेके जाएंगे। इसको हम बोल देते हैं एक बार टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज है ये है टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज को हमें कहां से कहां तक लेके जाना है, A से B तक लेके जाना है। ठीक है, हमें वर्क करना पड़ेगा क्या, हाँ जी वर्क करना पड़ेगा। क्यों, देखो ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ये भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो इस पे इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था ऑब्जेक्ट पे, उसकी जगह कौन आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। ये फोर्स इधर लग रहा है। अब मैं इसको किधर से किधर लेके जा रहा हूँ, A से B की तरफ लेके जा रहा हूँ, मतलब इस वाले चार्ज की तरफ लेके जा रहा हूँ, है ना, ऐसे लेके जा रहे हैं। इधर आपको मतलब डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। मान लो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया हमने dr, फोर्स इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ। ठीक है, तो वर्क कितना होगा, तो वर्क होगा, इसको मैं dw बोल देता हूं। एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क होगा dw इक्वल टू fe डॉट dr।
है ना। अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो आप एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यानी कि ये जो चार्ज है ये तो ऐसे रिपेल हो रहा है, तो अगर इसको इधर लाना है तो एक्सटर्नल फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो किधर लगाना पड़ेगा। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स के टर्म्स में लिखूं तो एक्सटर्नल फोर्स मुझे इधर लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को इधर मूव कर रहे हो ना भाई, ऑब्जेक्ट को यानी कि चार्ज को इधर से इधर लेके आना है। अब ये वाला चार्ज तो इसको रिपेल कर रहा है, तो आपको इधर लेके आना है, तो आपको एक्सटर्नली इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स लगा रहे हो ये एक्सटर्नल फोर्स है। अगर एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू किया गया वर्क पूछा जाए तो आपको डी डब्ल्यू ऐसे लिखना है, इसको एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, वेक्टर सिंबल लगा देते हैं यहाँ पे। तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू किया गया वर्क कौन सा है, ये जो डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें करना पड़ा। लेकिन हमें तो ए से बी तक आना है ना, देखो यहां से यहां तक आना है हमें। तो ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट हम करते जाएंगे और जो छोटे छोटे वर्क होंगे उनको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर सबका टोटल कर लेंगे। और इसी मेथड का नाम क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, टोटल वर्क अगर आपको फाइंड करना हो ए से बी तक पहुंचने का, तो आप इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन कर सकते हो और लिमिट लगा दोगे ए से बी, है ना, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। ये मेथड है। देखो आप बोलोगे सर यहाँ तो इंटीग्रेशन नहीं किया, यहाँ तो सीधा ही मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हो। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर अर्थ के आसपास देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू लगभग कांस्टेंट होती है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ना, जी स्मॉल जी, ये क्या होता है अर्थ के आसपास लगभग कांस्टेंट होता है, इसलिए एम जी की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट फोर्स के अपोजिट जो हमें ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा वो भी कांस्टेंट ही होगा, लगभग एम जी के बराबर। अब क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है इसलिए आप डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। फोर्स की वैल्यू अगर आप एक चार्ज यहाँ पे रखते हो एक यहाँ पे रखते हो तो दोनों के बीच में फोर्स यहाँ पे अलग लगेगा, और थोड़ा सा भी अगर इसको खिसका दोगे तो फोर्स कम लगेगा। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ गई, और दूर रखोगे और कम लगेगा। तो दूरी के साथ में ये बदलता जाएगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए हमें इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ता है। तो ये वाला जो वर्क हम कैलकुलेट करेंगे ये किसके बराबर आएगा, तो ऑब्जेक्ट को आप कहां से कहां तक लेके जा रहे हो, चार्ज को कहां से कहां तक लेके जा रहे हो, ए से बी तक। तो ए पॉइंट पे अगर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी यू ए है और बी पॉइंट पे अगर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी यू बी है, ए पॉइंट पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यू ए, बी पॉइंट पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यू बी। तो ए से बी तक चार्ज को ले जाने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा जो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे वो वर्क किसके बराबर आएगा, वो इस चार्ज की इन दोनों पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा बोलो, ये आएगा चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना, देखो ये सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जो हमने वर्क किया है उसके लिए इक्वेशन लिखी है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट जो वर्क किया है उसके लिए इक्वेशन लिखी है ना। इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे U1 या U2 को, और यहाँ पे इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे UA और UB को। बाकी वर्क कौन सा है, ये वर्क एक्सटर्नल वर्क है जो चार्ज को मूव करने में हमें करना पड़ा। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला और है। अगर आपको बोले कि बताओ हमें तो इस बी पॉइंट पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या पूछ ले हमको, हमें तो बताओ कि इस बी पॉइंट पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती है तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हमेशा। जैसे यहाँ पे अर्थ सरफेस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया था, ऐसे यहाँ पे भी हमको कोई ऐसा एक पॉइंट लेना पड़ेगा जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान सके, 0 मान सके। वो पॉइंट कहाँ पे होता है नॉर्मली, वो होता है इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे क्यों, क्योंकि इस चार्ज से अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओगे इधर एट इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइट पे इस चार्ज का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। भी जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। या इस चार्ज को अगर मैं इनफाइनाइट पे ले जाके रख दूं तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, F इक्वल्स टू कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। R अगर आप इनफाइनाइट कर देते हो तो इनफाइनाइट पुट करते ही F की वैल्यू क्या आएगी 0, यानी कि फोर्स लगेगा 0। इसलिए क्योंकि इनफाइनाइट पे जाने पे मतलब इस चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाने पे फोर्स 0 हो गया। फोर्स 0 हो जाएगा तो हमें कोई वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे इस चार्ज की वजह से कोई फोर्स ही नहीं लगेगा इस दूसरे वाले चार्ज पे।
तो वर्क नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनेगी। इसलिए हम इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा जीरो मानेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूं, यू इनफाइनाइट विल बी जीरो। हमेशा याद रखो, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये मानते हैं कि चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। तो अगर मैं ए पॉइंट को यहां के बजाय अगर मैं इनफाइनाइट पे कंसिडर कर लूं, इधर लिख देता हूं, इफ पॉइंट ए इज एट इंफिनिटी, अगर पॉइंट ए इंफिनिटी पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर यू ए जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट पे, तो ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, डब्ल्यू ए को मैंने इनफाइनाइट पे कंसिडर किया तो डब्ल्यू इनफाइनाइट बी इक्वल्स टू यू बी। यू इनफाइनाइट क्या हो चुका है, जीरो। ये लो जी आंसर आ गया। तो ये दो फॉर्मूले अपने काफी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर हम इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बी पॉइंट तक लेके आएंगे, जैसे इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें बी पॉइंट तक आप किसी चार्ज को लेके आ रहे हो, कहां से लेके आ रहे हो, इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक लेके आएंगे, और उसके लिए हमें जो भी वर्क करना पड़ेगा वो वर्क किसके बराबर आएगा, वो इस बी पॉइंट पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा, है ना। ये इसका मतलब है। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो इनको, और कोई भी स्टेप में डाउट या कंफ्यूजन है तो एक बार बता दो, क्योंकि इस चैप्टर का जो सार है ना, एक तरह से कंक्लूजन जो है, समरी जो है वो ये है, मतलब इसी चीज को आपको डिफरेंट तरीके से इस चैप्टर के अंदर अलग अलग जगह पे पढ़ना है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। ये मैंने इसलिए बताया आपको ताकि मैं थोड़ा सा इसकी हेल्प से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझा पाऊं। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है और इधर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझा है ना। तो एक बार देख लो, कोई भी स्टेप में डाउट या कंफ्यूजन है तो एक बार बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का मतलब क्या है इसको समझते हैं। अभी हमने किसकी बात करी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने पढ़े हैं अभी, एक बार लिख देता हूं। यू बी माइनस यू ए, किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है डब्ल्यू ए बी, वो किसके बराबर होता है, वो उन दोनों पोजीशन पे, यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। तो पहला फॉर्मूला तो ये था। फिर हम ए पॉइंट को यानी इनिशियल पॉइंट को इनफाइनाइट पे कंसिडर कर लेते हैं, तो यू बी इक्वल टू अपने पास आएगा, यू इनफाइनाइट तो हो जाएगा जीरो, तो यू बी इक्वल टू आएगा डब्ल्यू इनफाइनाइट बी। हमने क्या मान रखा है, ए पॉइंट को इनफाइनाइट पे मान रखा है और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। ये दो फॉर्मूले अभी हमने डिस्कस किए। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी जब भी कैलकुलेट करोगे तो किसी भी चार्ज क्यू को हम मूव करेंगे और उसके लिए वर्क कैलकुलेट करेंगे। चार्ज कितना भी हो सकता है ना, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 10 कूलाम, कितना भी हो सकता है। लेकिन जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है यूनिट चार्ज के लिए। यूनिट मतलब 1 कूलाम चार्ज के लिए। 1 कूलाम चार्ज के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं एक 1 कूलाम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा हूं, तो उसके लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो उन दोनों पोजीशन पे, उस 1 कूलाम चार्ज के लिए जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो उन दोनों पोजीशन पे पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। देखो जब भी हम क्यू चार्ज की बात करेंगे, कोई भी क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज कितना भी हो सकता है, तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जब भी हम 1 कूलाम चार्ज की बात कर रहे होंगे कि 1 कूलाम चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसको हम पोटेंशियल से डिफाइन करते हैं। जैसे यही फॉर्मूले हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर आप चार्ज को मूव कर रहे थे और चार्ज कितना था, क्यू। उसको आप ए पॉइंट से मान लो इस बी पॉइंट तक लेके गए, तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ा उसको मैं डब्ल्यू ए बी बोल देता हूं, और ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यू ए डिफाइन कर देता हूं, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यू बी डिफाइन कर देता हूं। तो ये जो फॉर्मूले है ना, ये इस कंडीशन के लिए लगाए हमने। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1 कूलाम चार्ज को हम मूव करते तो हमें कितना वर्क करना पड़ता, तो जब उसको डिफाइन करना होगा तो हम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पोटेंशियल वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं। अब वो कैसे कैलकुलेट करें कि भी 1 कूलाम चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ता। जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि 5 कूलाम चार्ज है, उसको मैं यहां से यहां तक लेके जा रहा हूं, तो मुझे 10 जूल वर्क करना पड़ा। 5 कूलाम चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ा, 10 जूल। अगर मैं बोलूं 1 कूलाम चार्ज को लेके जाता तो कितना वर्क करना पड़ता, तो 10 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 2 जूल आएगा। इसका मतलब 2 जूल वर्क करना पड़ता।
तो ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने वर्क को चार्ज से डिवाइड कर दिया। 1 कूलम चार्ज के लिए वर्क कैलकुलेट करना हो तो जितना भी टोटल वर्क हुआ है उसको उस चार्ज से डिवाइड कर दो जिसको हमने मूव किया है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूले है ना, इनमें वर्क को डिवाइड कर दो चार्ज से, तो वर्क को चार्ज से डिवाइड करते ही क्या बन जाएगा, 1 कूलम चार्ज के लिए किया गया वर्क वो डिफाइन हो जाएगा, और वो फिर आप किसके बराबर लिख दोगे, इस पोटेंशियल एनर्जी की जगह आ जाएगा पोटेंशियल। मतलब देखो मैं फॉर्मूला लिख के बताता हूं, जैसे यूबी माइनस यूए की जगह लिखेंगे वीबी माइनस वीए, और इधर क्या लिखेंगे डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। ये बात समझ में आई क्या आपको, भाई टोटल वर्क किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, और 1 कूलम चार्ज के लिए किया गया वर्क किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल के। बस जब भी वर्क को चार्ज से डिवाइड करके लिखो ना तो पोटेंशियल के बराबर या पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर लिखा जाएगा इसको। ये पहला फॉर्मूला है, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने पोटेंशियल के टर्म्स में। ऐसे दूसरे वाले फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दो, इसमें भी आपको सेम काम करना है। वर्क को डिवाइड कर देंगे चार्ज से जिसको हम मूव कर रहे हैं, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, तो ये किसके बराबर आएगा, तो यू की जगह यानी पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा, है ना। तो ये वीबी के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से डिफाइन करना है। अगर आपको बोला जाए कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, तो ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। कौन सा फॉर्मूला, वीबी माइनस वीए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। देखो दोबारा एक बार समझ लो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क उन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ये तो इसकी डेफिनेशन होती है। और कैलकुलेट करना हो तो हम ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले हैं इन्हीं को हम पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, टोटल वर्क को उस चार्ज से डिवाइड कर दो जिसको आप मूव कर रहे थे, तो यू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू किसके बराबर आ जाएगा फिर, वी बी माइनस वी ए। अभी जैसे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लिखा हुआ ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ऐसे ही दूसरे वाला जो फॉर्मूला है इसमें भी वर्क को डिवाइड करोगे चार्ज से तो वो किसके बराबर आ जाएगा, फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। तो पोटेंशियल इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। बाकी अगर मैं मोटे तौर पे आपको बताऊं कि पोटेंशियल का मतलब क्या है, तो पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हो, उसको चार्ज देते हो, तो उसको किस लेवल तक आपने चार्ज कर दिया है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। लेवल ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड पोटेंशियल। जैसे एक पानी का ग्लास होता है, उसमें आप पानी भरते हो, तो उसको आधा भर दिया तो हम बोलेंगे आधा भरा हुआ है, फिर उसको पूरा भर दिया तो पूरा भरा हुआ है। तो वो जो लेवल आप देख के बता रहे हो ना कि ये आधा भर गया, ये पूरा भर गया, उसी लेवल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। कोई कंडक्टर है उसको आप चार्ज कर रहे हो, कोई मेटल बॉडी है मान लो उसको आप चार्ज कर रहे हो, तो वो आधा चार्ज हुआ अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या पूरा चार्ज हो चुका है, तो उसको कैसे डिफाइन करोगे, उसके लिए भी तो कोई वर्ड आएगा ना, तो उस वर्ड को हम पोटेंशियल बोलते हैं। लेवल ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड पोटेंशियल, ऐसा आप बता सकते हैं। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मुला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।